यूनिवर्स गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स, वेरियस सोलर सिस्टम। इट इज नॉट दैट कि सिर्फ अर्थ के सोलर सिस्टम है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सोलर सिस्टम्स आर एग्जिस्टिंग इन द एंटायर यूनिवर्स। ये है द मेन बैकग्राउंड, आप कह सकते हो कि एक ऐसा बैकग्राउंड जिसमें एंटायर पिक्चर इज प्लेइंग। यूनिवर्स विच started forming some 13.5 billion years back. It all started with Big Bang. Big Bang theory है जो explain करती है कि initially there was a small explosion and जितना भी primordial mass था, which included gases, it included dust particles and countless other small specks, वो सारे concentrated थे towards the center and then there was a small blast initially और वो सारा matter जो था वो दूर की तरफ spread होना शुरू हुआ and universe is still expanding. अब इस universe में there are galaxies, बहुत ज्यादा galaxies हैं, billions and billions of galaxies are there. Galaxies इसमें बहुत सारे members हैं। गैलेक्सीज किसकी बनी हुई हैं? देयर आर स्टार्स, वेराइटी ऑफ स्टार्स, देयर आर प्लैनेट्स, प्लैनेट्स में भी मेजर प्लैनेट्स हैं, बिग प्लैनेट्स हैं, स्मॉल प्लैनेट्स हैं जिनको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। फिर इसमें कॉमेट्स आते हैं, मेटेओरॉइड्स आते हैं, मेटेओर्स आते हैं और उसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स आते हैं। सो इन सबका एक जो अमेलगमेशन है दैट इज कॉल्ड अ गैलेक्सी। अब क्यों, जाहिर है यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर गैलेक्सीज हैं, तो हमारी जो अर्थ है वो भी किसी गैलेक्सी को बिलोंग करती होगी। तो हमारी जो गैलेक्सी है मिल्की वे और आकाशगंगा। मिल्की वे एक स्पाइरल गैलेक्सी है। When we say spiral galaxy, basically we are referring to the shape of the galaxy. Galaxies अलग अलग शेप की हैं, स्पाइरल है, एलिप्टिकल है, सर्कुलर है, तो हमारी जो गैलेक्सी है वो इस शेप की है। ओके, सो सोलर सिस्टम अब जो हमारी पेरेंट बॉडी है, नाउ इसमें देखेंगे सोलर सिस्टम में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं। ये है हमारी फैमिली, अर्थ बिलोंग्स टू दिस फैमिली। पेरेंट कौन है? सन। सन इज द पेरेंट, सन इज द मेन सोर्स, मेन बॉडी जिससे सारे के सारे प्लैनेट्स जो थे वो बाद में बने थे। तो वी हैव सन, then we have planets. प्लैनेट्स भी आगे दो किस्म के आते हैं। हमारे पास है बिग प्लैनेट्स एंड देन वी हैव ड्वार्फ प्लैनेट्स। ड्वार्फ प्लैनेट्स होते हैं बहुत छोटे साइज के प्लैनेट्स। दो दे आर प्लैनेट्स, लेकिन उनका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है। सो ये आ गए प्लैनेट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट एस्टेरॉइड्स, वी हैव एस्टेरॉइड्स, ये नेक्स्ट फैमिली है। इनको माइनर प्लैनेट भी बोला जाता है, माइनर प्लैनेट्स। इसके अलावा वी हैव कॉमेट्स, we also have meteors, we have moons. moons basically क्या है? natural satellites of the planets, moons and countless dust particles, numerous dust particles. so ये सारा है हमारा सोलर सिस्टम फैमिली, ह्यूज फैमिली। सन जो कि एक बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं? सन क्या है? सन एक स्टार है, इट्स अ स्टार। कैसा स्टार? अब स्टार भी कई किस्म के होते हैं। एक होते हैं जायंट स्टार्स जो बहुत बड़े होते हैं साइज में, एक होते हैं ड्वार्फ स्टार्स जो छोटे होते हैं। सो स्टार्स फर्दर दो किस्म के हैं, जायंट और दूसरे होते हैं ड्वार्फ। सन
is a dwarf star. ये giant नहीं है. What happened? सन जायंट स्टार ना होके एक ड्वार्फ स्टार है. बेसिकली साइज का ही डिफरेंस है, वो मैंने आपको बताया. और एक क्या डिफरेंस है जिसमें हम देखते हैं कि जायंट स्टार और ड्वार्फ स्टार में जो डिफरेंस आएगा, अपार्ट फ्रॉम की साइज का डिफरेंस है, इट इज अबाउट हाउ अ स्टार कम्स टू एन एंड. कोई भी चीज पूरे यूनिवर्स में इटर्नल नहीं है. एवरीथिंग विल कम टू एन एंड. तो इन द सेम वे जो ये स्टार्स हैं, इंक्लूडिंग हमारा जो सन है, इसका भी अंत होगा ही होगा. इट विल कम टू एन एंड. और ये एंड जिस टाइम होगा तो वो किस किस्म का एंड होता है? जनरली आप लोगों ने शायद से सुना होगा, एक टर्म है सुपरनोवा. सुपरनोवा एक्सप्लोजन. एक्चुअली होता क्या है? व्हाट इज एग्जैक्टली सन? न्यूक्लियर रिएक्टर है. सिंपल सी भाषा में बोलेंगे, इट्स अ न्यूक्लियर रिएक्टर. कौन सा कैसा रिएक्शन चल रहा है? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. In nuclear fusion reaction, what happens? In sun, exactly what is happening? Hydrogen is getting converted into helium. So hydrogen जो molecules हैं वो fuse हो रहे हैं इकट्ठे और ये helium में convert हो रहे हैं. और इस पूरे process में there is enormous amount of light and energy which is being produced, and this light and energy is then driving the entire solar system. जब तक हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है, ये जो स्टार है वो लिविंग स्टेट में है. द डे ये सारी हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, इट मींस फ्यूल कम्स टू एन एंड. सन का फ्यूल खत्म है. दैट विल मार्क डेथ ऑफ सन. अब सन की जिस टाइम डेथ होगी तो उसमें एग्जैक्टली होता क्या है? रादर इट इज नॉट ओनली ट्रू फॉर सन, इट इज फॉर एवरी स्टार, एवरी पॉसिबल स्टार. ऐसा ही रिएक्शन होता है उसमें. जिस टाइम फ्यूल खत्म होने वाला होता है तो इट स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग. वो एक्सपैंड करेगा, वो धीरे धीरे एक्सपैंड करेगा और उसके बाद फिर अल्टीमेटली नाउ अगर तो उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, फिर तो वो एक्सप्लोड करता है, जिसको हम कहते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन. एंड सुपरनोवा एक्सप्लोजन मे रिमेन एक्टिव फॉर डेज टुगेदर. ये काफी दिनों तक पूरे स्काई को ब्राइट लाइट में रोशन करके रखता है. एंड अल्टीमेटली देन व्हेन द मैटर इज एक्सपेंडेड आउट, तो उसके बाद फिर वो श्रिंक होने लग जाता है. जो बहुत बड़े स्टार्स हैं, दे माइट गेट कन्वर्टेड इनटू ब्लैक होल्स, जो कि बहुत सुपर सकिंग मशीन्स होते हैं, क्योंकि उनमें इतना ज्यादा कोलैप्स हो रहा होता है अंदर ग्रेविटी के कारण, इवन लाइट इज नॉट एबल टू एस्केप आउट. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड ब्लैक होल्स. लेकिन जो हमारा सन है, सिंस उसका साइज छोटा है, वो एक ड्वार्फ स्टार है, तो ये सुपरनोवा एक्सप्लोजन एक्सपीरियंस नहीं करेगा. इट मींस कि इन टुमारोज डेट व्हेनेवर सन बिगिंस टू डाई आउट, तो नो डाउट उसकी एक्सपेंशन होगी, लेकिन जितनी सुपरनोवा के केस में एक्सप्लोजन के लिए चाहिए उतनी नहीं होगी. एंड उसके बाद ये धीरे धीरे श्रिंक होने लग जाएगा और एक स्मॉल व्हाइट कलर का स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कहते हैं ड्वार्फ, ट्विंकलिंग स्टार टाइप ऑफ थिंग, और उसके बाद वो फेड अवे हो जाएगा. सो दिस इज व्हाट द कैरेक्टर ऑफ आवर सन इज. अब हुआ क्या? हाउ दिस एंटायर सोलर सिस्टम केम इनटू बीइंग. matter was present scattered in the space, and this entire matter started colliding because of gravitational pull. क्योंकि सेंटर में ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो इसके कारण मैटर जो था वो सेंटर की तरफ जाने लगा और एक्यूमुलेट होने लगा, और वो पूरा गैसियस मटेरियल जो था वो उसने एक गैसियस पेरेंट बॉडी बनाई, जो कि हमारा सन है. उसके बाद ये जो बॉडी थी ये रोटेट भी कर रही थी अपने एक्सिस के अराउंड, एंड डेफिनेटली ये एक बेसिक लॉ ऑफ यूनिवर्स है, एवरी बॉडी रिवॉल्व्स अराउंड सम अदर बॉडी. तो बाय डिफॉल्ट सन भी किसी और ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर ही रहा है. तो इसके दोनों मोशंस हैं, इसका रोटेशन भी है, इसका रिवोल्यूशन भी है, और इसकी एक अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है. सो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते क्या हुआ, बाकी जो मटेरियल था जो और ज्यादा प्रेजेंट था उस वाले पूरी वाली स्पेस में, वो भी कोलाइड करना शुरू हुआ, और धीरे धीरे कोलिजन से जो प्लैनेट्स थे वो फॉर्म होने शुरू हुए. लेकिन एज फार एज फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट्स इज कंसर्न, दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. हमारे सोलर सिस्टम में दो किस्म के प्लैनेट्स मिलते हैं.
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द साइज, बिग प्लैनेट एंड ड्वार्फ प्लैनेट तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. दिस इज बेस्ड अपॉन द कंपोजिशन, बने किसके हैं, मटेरियल. वी हैव रॉकी प्लैनेट्स, वी हैव गैसियस प्लैनेट्स. जो इनर प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स कौन से होते हैं, विच आर नियर टू द सन. हाउ मेनी टोटल प्लैनेट्स आर देयर? 8. क्योंकि जो प्लूटो है वो ड्वार्फ प्लैनेट है तो उसको हम नहीं कंसिडर करते हैं. तो टोटल देयर आर 8 प्लैनेट्स. इफ वी सी दीज प्लैनेट्स फ्रॉम सन टू फार्दर अवे, तो वी हैव मर्क्यूरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस एंड देन नेपट्यून. अब इन 8 प्लैनेट्स में से जो फर्स्ट 4 प्लैनेट्स हैं, दैट इज अर्थ, सॉरी मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, दीज आर कॉल्ड रॉकी प्लैनेट्स. क्योंकि ये रॉकी सरफेसेस के बने हैं. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी इनको बोला जाता है क्योंकि इनका पूरी क्रस्ट है और इनकी पूरी सरफेस बनी हुई है. सो रॉकी प्लैनेट्स और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, दैट इज बेसिकली द 4 इनर प्लैनेट्स. दे आर आल्सो कॉल्ड इनर प्लैनेट्स. एंड देन द रिमेनिंग 4 प्लैनेट्स जो कि हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, सेटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, these are called gaseous planet. they do not have any surface. उनकी क्रस्ट नहीं है. जैसे अर्थ में हम कहते हैं ना, there is a crust, there is a mantle and then there is a core. तो पूरा का पूरा surface divided है. there is a hard core surface present. लेकिन in gaseous planets this type of hard surface is not present. they are basically made up of gaseous mass. ये डिफरेंस क्यों हुआ? ये डिफरेंस बेसिकली हुआ बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल विच वाज बीइंग एक्सर्टेड बाय द सन. डेफिनेटली जिस टाइम सन अपने तरफ मटेरियल को खींच रहा है तो जो हेवियर मटेरियल है यानी कि रॉक्स वगैरह, वो तो सन के नजदीक आ गए और धीरे धीरे कंडेंस होके प्लैनेट्स में कन्वर्ट हो गए. लेकिन जो लाइटर मटेरियल था, गैसियस मटेरियल था, सिंस वो हल्का होता है तो इट रिमेन्ड डिस्टेंटली अवे फ्रॉम द सन और बाद में वो कंडेंस होने के बाद गैसियस प्लैनेट्स बने. So this is how these planets came into being. और जिस टाइम ये प्लैनेट्स बने तो उनके साथ साथ उनकी सैटेलाइट्स भी बने, नेचुरल सैटेलाइट्स. वो अलग बात है कि जो बड़े साइज के प्लैनेट्स हैं, they have more satellites. The smaller planets, they do not have satellites. That is a simple thing. Earth has only one satellite, right? But interesting fact ये है कि Mars, though it is smaller than Earth in size, still has more satellites than Earth. तो क्या लॉजिक है वो नहीं पता है. That what exactly the logic is. Venus and Mercury do not have any satellite. Earth has one satellite. Mars has 2 well-defined satellites, and then there are a few more. And then Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, they have numerous satellites. इन सबका नंबर जुपिटर की अराउंड 42 के करीब है, सेटन की भी अराउंड 40 के करीब है. सो अभी तो बहुत सारी, जैसे जैसे हमारी एक्सप्लोरेशन चल रही है एंड आवर नॉलेज अबाउट द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, सो वी आर अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर गैदरिंग मोर इंफॉर्मेशन. तो नई नई और सैटेलाइट्स भी मिलती जा रही हैं. तो ये तो हुआ प्लैनेट्स का. तो बिग प्लैनेट्स जिसमें हमने 8 कंसिडर किए, एंड द ड्वार्फ प्लैनेट्स प्लूटो, सेरेस और मेक एंड 1-2 प्लैनेट्स और हैं. ये हैं नेपट्यून के बियॉन्ड. ये 5-6 प्लैनेट्स हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, साइज काफी छोटा है. दो दे आर ट्रैप्ड इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द सन, उसके अराउंड ही रिवॉल्व कर रहे हैं, बट स्टिल बहुत ज्यादा इनके फॉर्मेशन को लेके, इनकी एग्जिस्टेंस को लेके काफी सारी कंट्रोवर्सीज भी हैं. बट इन एनी केस क्योंकि बहुत छोटे साइजेस के हैं तो इसको हम ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं. देन वी हैव एस्टेरॉइड्स. Now this is something really very important and really very interesting. एस्टेरॉइड्स क्या हैं? मैंने यहाँ पे आपको बताया है कि इनको हम माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं. Now what exactly is meant by minor planets? इनका साइज काफी छोटा होता है as compared to the size of the planets. Even dwarf planets के comparatively ये काफी छोटे होते हैं. एक बड़ा एस्टेरॉइड कितना हो सकता है? मे बी 300 किलोमीटर वाइड और से 500 किलोमीटर वाइड. लेकिन एक छोटा एस्टेरॉइड है दैट कैन बी 50 किलोमीटर वाइड. अब 50 किलोमीटर वाइड सरफेस को तो आप प्लैनेट नहीं बोलोगे, राइट? तो ये जो एस्टेरॉइड हैं, दो दे आर स्कैटर्ड, आपको पूरे सोलर सिस्टम में अलग अलग जोन्स में ये एस्टेरॉइड मिलते हैं, बट एक बहुत ही डिस्टिंक्ट एस्टेरॉइड बेल्ट है.
that asteroid belt basically is present between the two planets, that is Mars and Jupiter. जो सबसे ज्यादा prominent asteroid belt है, that is between these two planets. तो एक पूरा huge wide section है जहां पे thousands of asteroids of different shapes and sizes are revolving around the sun. वो अपने उस पूरे बेल्ट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते जा रहे हैं. How this asteroid belt came into existence, इसका एक बहुत ही लॉजिकल जो रीजन दिया गया है वो ये है कि इस बेल्ट की जगह पास्ट में एक प्लैनेट प्रेजेंट था. एक्चुअली जो डिस्टेंस है ना बिटवीन मार्स एंड जुपिटर वो इतना ज्यादा बड़ा है कि इजीली एक प्लैनेट बीच में आ सकता है. सो इसी चीज को देखते हुए इट वाज बेसिकली प्रिज्यूम्ड कि पास्ट में वहां पे कोई प्लैनेट प्रेजेंट था. मे बी कोई और एस्टेरॉइड या कोई और ऑब्जेक्ट, हेवनली ऑब्जेक्ट, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, इट केम एंड स्मैश्ड इनटू दैट प्लैनेट जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में था, thus shattering it into pieces. उसके छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन क्योंकि वो सन की ग्रेविटेशनल फील्ड के बीच में था तो वहीं पे ट्रैप हुआ और उसके अराउंड वो रिवॉल्व करना शुरू हो गया. तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट एक्चुअली काफी रिस्की मानी जाती है, खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि एट टाइम्स ये होता है कि ये जो एस्टेरॉइड जो फ्रीली रोमिंग बॉडीज हैं और क्योंकि ये इनका नंबर बहुत ज्यादा इनॉर्मस है, ये किसी भी प्लैनेट के पाथ में भी आ सकते हैं. और जिस टाइम ये किसी प्लैनेट के पाथ में आते हैं देन ऑब्वियसली देयर इज अ थ्रेट कि उनका कोलिजन ना हो जाए. क्योंकि अर्थ के केस में अगर हम देखें तो कितने सारे मिटियोर्स, एस्टेरॉइड्स दे हैव लैंडेड ऑन अर्थ. इनफैक्ट डायनासोर एक्सटिंक्शन का वन ऑफ द रीजन जो बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि एस्टेरॉइड आके टकराया अर्थ के ऊपर एंड it led to so many changes including climate change ki mass extinctions hue. So asteroid collisions they have been common, so इसलिए ये एक matter of concern रहता है. Now आता है comets. What are comets? Comets simply dust particles and ice particles है. It's a group of dust particles and ice particle जो कि again sun के around revolve कर रहा है. One interesting thing जो इसके केस में होती है, जिस टाइम कोई कॉमेट सन के नजदीक पहुंचता है तो उस केस में वो लिट अप हो जाता है. उसके ऊपर क्योंकि सन की लाइट पूरी पड़ रही है सो वो आपको एक्चुअली मूव करता हुआ कुछ नजर आएगा इन स्पेस. और जिस टाइम ये सन से दूर जाने लगता है तो इसकी एक टेल जो है वो विजिबल हो जाती है. सन के नजदीक आके इसका साइज छोटा हो जाता है, जिस टाइम ये सन से दूर जा रहा होता है तो इसके पीछे पूंछ की तरह ये आपको नजर आता है. एक लंबी टेल भी उसकी विजिबल होती है. एंड दीज कॉमेट्स आर अगेन रिवॉल्विंग अराउंड द सन डिपेंडिंग अपॉन कि एक कॉमेट का जो ऑर्बिट है वो कितना बड़ा है तो उसकी विजिबिलिटी उतनी ही देर की होती है. अब आप लगाओ जैसे एक बहुत फेमस कॉमेट है हेलीज कॉमेट. हेलीज कॉमेट इज विजिबल आफ्टर एवरी 76 ईयर्स, क्योंकि उसका जो एक रेवोल्यूशन है सन के अराउंड वो 76 ईयर्स में होता है, तो हम उसको देखते हैं इन 76 ईयर्स. देयर आर सर्टेन कॉमेट जो उससे भी पहले होते हैं, कई जो हैं उनका स्पैन उससे भी ज्यादा लंबा होता है. देन वी हैव meteors. Meteors are simply broken rocks, chunks of rocks or other pieces which are freely moving in the solar system, और कभी कभी वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाते हैं. अब जिस टाइम ये ऑब्जेक्ट्स, ये जो रॉक्स हैं, स्पेस रॉक्स बेसिकली हम इनको कहते हैं, तो स्पेस रॉक्स जिस टाइम अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं सो दे आर ट्रैवलिंग एट एनॉर्मस स्पीड. इनका जो स्पीड है दैट इज लाइक थाउजेंड्स और lakhs of kilometers per hour. तो इतनी ह्यूज वेलोसिटी से जिस टाइम ये अर्थ में आती हैं और अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं, सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल इम्पैक्ट दे स्टार्ट बर्निंग. इनकी बर्निंग स्टार्ट हो जाती है. एंड क्योंकि ये बर्न करते हुए आपको नजर आते हैं यहाँ पे जिस टाइम अर्थ में एंटर कर रहे होते हैं, तो वो शूटिंग स्टार इनको बोला जाता है. बेसिकली वो कुछ नहीं है, वो सिंपली मेटियोर्स है. जनरली ऑल द मेटियोर्स बर्न अप इन मेसोस्फेयर. If you know about the layers of the Earth's atmosphere, तो prominently हम कहते हैं कि there are 5 layers: troposphere, then we have stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere.
सो जो मेसोस्फीयर है, विच इज द मिडिल लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कंप्लीट बर्निंग ऑफ मेटियोर्स अकर इन दैट लेयर। जो एक्सोस्फीयर से बर्निंग स्टार्ट हुई वो थर्मोस्फीयर में कंटिन्यूड रहेगी, मेसोस्फीयर तक आते आते वो ऑलमोस्ट बर्न हो जाते हैं। इंसिडेंटली द मेटियोर्स विच आर नॉट एबल टू बर्न अप प्रॉपरली, जिनकी कंप्लीट बर्निंग नहीं होती है, मे बी उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा था, कंप्लीटली बर्न नहीं हुए, वो अर्थ की सरफेस के ऊपर पहुंचते हैं एंड दे मे फॉल एनीवेयर ऑन द लैंड, ओवर द ओशियंस, और इनको हम कहते हैं मेटेओराइट्स। एंड मेटेओराइट्स themselves are very interesting study objects, क्योंकि यूनिवर्स की इंफॉर्मेशन, यूनिवर्स की हिस्ट्री, यूनिवर्स की कंपोजिशन अंडरस्टैंड करने के लिए इट इज ये स्टडी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अर्थ के ऊपर जितने भी मेटेओराइट्स मिले हैं, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव कम फ्रॉम एंटार्क्टिका। सो एंटार्क्टिका बाय फार इज द सिंगल मोस्ट कॉन्टिनेंट जिसने मैक्सिमम मेटेओर्स को आइडेंटिफाई वहां पे हुए हैं और वहां से कलेक्शन हुआ है, वहां से उनकी स्टडी हुई है। एंड मून्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, राइट? सो दिस इज द एंटायर फैमिली ऑफ अर्थ। ये हमारा पूरा जो सोलर सिस्टम है उसको हम देखते हैं कि कहां पे अर्थ इज प्लेस्ड। नाउ नेक्स्ट थिंग, लेट्स डिस्कस अबाउट अर्थ ओनली। अब हाँ जी, सैटेलाइट को, सैटेलाइट इज, इफ वी टॉक अबाउट नेचुरल सैटेलाइट्स जैसे मून है, इट इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट or a heavenly body which revolves around its planet, like earth is, or planets revolve around the sun, in the same way satellites revolve around their respective planets. So ये चीज है। तो वो एक ऑब्जेक्ट है, वो एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, वो सन के अराउंड तो रिवॉल्व कर ही रहा है, बट उसका जो प्राइम रेवोल्यूशन है देखो क्या है। दिस इज सन, right? In the center we have sun and then we have planets. ये है मर्क्यूरी, then we have Venus, then we have Earth, Mars थोड़ा छोटा है अर्थ के, and then we have Jupiter and so on. So ये अभी मैंने यहाँ पे सिर्फ 5 ही planets ड्रॉ किए हैं, and every planet has a fixed path around the sun, जो उसका ऑर्बिट है। ये मर्क्यूरी का ऑर्बिट है। This is the orbit of Venus around the sun. This is the orbit of Earth and it is revolving around the sun and all that. ठीक है, तो ये तो हो गए सारे planets अपने एक्सिस पे भी रोटेट कर रहे हैं। हर एक planet का 2 मोशन है, 2 मोशंस, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन जो होता है that is always about its own axis, जो रेवोल्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज अबाउट द सन। रेफरेंस पॉइंट क्या है? इट इज द सन। सो सन सेंटर में है और उसके अराउंड वो मूव कर रहा है, तो दैट इज रेवोल्यूशन। रोटेशन का जो रेफरेंस पॉइंट है वो होता है प्लैनेट का एक्सिस, वो अपने ही एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करता है। मर्क्यूरी ये इसका एक्सिस, ये वीनस का एक्सिस, ये अर्थ का एक्सिस, राइट? हर एक प्लैनेट्स के अपने एक्सिस हैं जो अलग अलग एंगल्स पे टिल्टेड हैं। सो वो उसके अराउंड रोटेट कर रहा है। अब जब हम कहते हैं सैटेलाइट्स, या अगर हम नेचुरल सैटेलाइट्स ले रहे हैं जिनको हम मून कहते हैं, तो ये रहा अर्थ का मून। अब अर्थ का मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। अब इसका जो रेवोल्यूशन का रेफरेंस पॉइंट है वो क्या है? वो अर्थ है। बट जिस टाइम अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो मून इज ऑल्सो अकम्पनिंग अर्थ अराउंड द सन ऑन हर एनुअल जर्नी। तो वो उसके साथ भी मूव करेगा, लेकिन उसका जो प्राइमरी फोकस है वो क्या है? उसका प्राइमरी फोकस इज अर्थ। वो अर्थ के अबाउट रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन अर्थ के साथ साथ वो सन के अराउंड भी रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि वो अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में अर्थ जा रही है तो मून भी साथ में चला हुआ है। तो ये चीज है। तो ये एक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है। हेवनली बॉडीज ना थोड़ा सा रिलीजियस जैसा लगता है, हेल एंड हेवन, तो हम उसको ना लेके हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज बेसिकली सेलेस्टियल बॉडीज और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट।
every particle, every object which is found in the universe is called a celestial body or celestial object. Earth is a celestial object. किस कैटेगरी में डाला गया अर्थ को? प्लैनेट की कैटेगरी में. मून इज अ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट but it belongs to the category of satellites, natural satellites or moon. Sun is a celestial object, but which category does it belong to? Star. It's a star. So every celestial body belongs to some category or the other, but every celestial body is moving with respect to the other celestial bodies. ये एक normal आपका motion है, ये रहेगा. It is not that कि सिर्फ sun center में fixed है और बाकी सारे planets उसके around रिवॉल्व कर रहे हैं. सन भी किसी ना किसी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है. सो दिस एंटायर प्रोसेस गोज ऑन, राइट? ओके, अब हम अर्थ की बात कर रहे थे. तो अर्थ जो है, लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मैथमेटिकल डायमेंशंस फर्स्ट. अर्थ की जो मैथमेटिकल डायमेंशंस हैं उसमें हम दो चीजें कंसिडर करेंगे. एक इसकी शेप और एक इसका साइज. सो अर्थ की शेप क्या है? डू यू नो व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ? जियोइड. ओके, यू आर सेइंग दैट अर्थ इज अ जियोइड. Okay, actually G refers to earth. Oid means shaped. Any object which is shaped like earth is called geoid, right? थोड़ा सा मीनिंग डिफरेंट है, but what exactly is the shape of the earth? अब आप उसको geoid नहीं बोलोगे, हम ये बोलेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज शेप्ड लाइक अर्थ इज कॉल्ड जियोइड. बट व्हाट एग्जैक्टली इज द शेप ऑफ द अर्थ? इज इट अ स्फीयर? Elliptical. नहीं, इट इज नॉट एलिप्टिकल. स्फेरिकल. देखो, स्फीयर क्या होता है? जिसका रेडियस रिमेन्स द सेम, है ना? मतलब इन ऑल द डायरेक्शन रेडियस इज द सेम. वो एक परफेक्ट स्फीयर होता है, लाइक अ बॉल. So is Earth perfectly shaped like a ball? No. It's like an egg. Okay, like an egg. तो शेप कुछ ऐसी बन जाएगी. हाँ, right. You are getting it right. Earth जो है, it is slightly shaped like this. Slightly flattened at the poles and bulging out at equator. इक्वेटर पे बल्ज है. इट इज समथिंग लाइक जैसे वो सॉफ्ट बॉल्स होती है ना, स्पंजी बॉल्स होती है, स्माइली बॉल्स. आप स्माइली बॉल को हाथ में लो और उसको ऊपर से पोल से हल्का सा प्रेस करो. तो जिस टाइम उसको प्रेस करेंगे तो हम क्या देखते हैं कि जो उसका सेंट्रल पॉइंट है, इक्वेटोरियल रीजन है, वो बाहर को आ जाता है कंप्रेस होने के बाद, और जो उसके पोलर एरिया है वो थोड़ा सा कंप्रेस हो जाता है. सो दिस इज द शेप ऑफ द अर्थ व्हिच इज कॉल्ड ऑब्लेट स्फीयरॉइड. It is oblate spheroid, slightly flattened at the poles and bulging out at equator. This is what best defines Earth. It is slightly flattened at the poles and bulging out at equator. ऐसा क्यों बना? Definitely speed of rotation. The main reason for this shape is the speed of rotation. Earth is rotating really very fast. Earth का अब आप देखो कि रेडियस कितना है. ओके, मैं इस पॉइंट पे फिर से आती हूँ इसकी शेप बताने के लिए. ये है अर्थ, ये रहा इसका इक्वेटर. दिस इज द पोलर रीजन, right? Say this is the center of the earth. अब ये जो इसका इक्वेटर है EQ, इसकी जो लेंथ है, जो डायामीटर है EQ, ये NS which is the polar diameter उससे ज्यादा है.
अर्थ का जो एवरेज रेडियस है, एवरेज रेडियस दैट इज 6370 kilometers, 6370 kilometers. This is the average radius. Why I am saying average radius? Of course, equatorial radius is more than the polar radius. Yeah, equatorial diameter is more than the polar diameter because Earth is bulging out at equator and flattened at the poles. Right? So, जो diameter है Earth का, average diameter अगर हम ये लें तो ये कितना बन गया? Of course, double than this. This becomes 12,740 kilometers. Difference आता है between equatorial diameter and polar diameter. So equatorial diameter, which has been depicted as EQ in this diagram, आप इसको इक्वेटोरियल डायमीटर लिखो, ब्रैकेट में आप इसको EQ लिख दो, क्योंकि यहाँ पे हमने वो उसको एज EQ पे मैंने उसको मेंशन किया है, राइट? सो ये जो इक्वेटोरियल डायमीटर है, दिस इज 12,756 किलोमीटर्स, 12,650 किलोमीटर्स, 56 किलोमीटर्स. दूसरा जो पोलर डायमीटर है, which is NS, depicted as NS in this diagram, this is somewhere around 12,700 and nearly 13 kilometers. एवरेज आ जाता है 12,740 किलोमीटर्स. ये डिफरेंस है. अर्थ की जो सरकमफ्रेंस है, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2 pi r. 2 pi r. सरकमफ्रेंस इज इक्वल टू 2 pi r, राइट? अब क्योंकि इक्वेटोरियल रेडियस और पोलर रेडियस में डिफरेंस है, तो बाय डिफॉल्ट जो सरकमफ्रेंस है वो भी अलग होगी. इक्वेटोरियल सरकमफ्रेंस इज डिफरेंट दैन दी पोलर सरकमफ्रेंस. बट जो एवरेज सरकमफ्रेंस है अर्थ की, average circumference, that comes to be nearly 40,000 kilometers. This is the average. Equatorial circumference is somewhere around 40,075 kilometers. Polar circumference से वो थोड़ी सी ज्यादा है. अब देखो, इतना बड़ा पोर्शन है, मतलब 40,000 किलोमीटर्स है, राइट? एंड टाइम टेकन फॉर रोटेशन कितना होता है? रोटेशन 24 आवर्स. अर्थ को 24 आवर्स में 40,000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर अप करना है, राइट? जस्ट इमेजिन व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ रोटेशन एट इक्वेटर. At equator, Earth is rotating really very fast, somewhere around 29,000 kilometers per hour. इतनी स्पीड जो है उसकी, सॉरी 29 किलोमीटर्स पर मिनट, माय मिस्टेक, 29 किलोमीटर्स पर मिनट, दैट इज द स्पीड ऑफ रोटेशन. वो बहुत ज्यादा फास्ट रोटेट कर रही है. इस फास्ट रोटेशन के कारण क्या हुआ, जो मास था वो इक्वेटोरियल रीजन में एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो गया, जिसके कारण एक बल्ज जो है वो डेवलप हुआ. पोल्स के ऊपर स्पीड इज 0 kilometers. Poles hardly move because ग्लोब के ऊपर पोल्स जो हैं वो सिर्फ पॉइंट्स हैं, तो पॉइंट्स हार्डली मूव. लेकिन इक्वेटर की लेंथ कितनी है? 40,075 किलोमीटर्स. तो मैक्सिमम डिस्टेंस इक्वेटर पे कवर अप करना है. जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जा रहे हैं, द लेंथ ऑफ द लाइंस या लेंथ ऑफ, और आप कह सकते हो ये वाला जो डिस्टेंस है वो लगातार कम होता जा रहा है टुवर्ड्स द पोल्स, टिल द टाइम कि पोल सिर्फ पॉइंट्स रह जाते हैं. सो जो स्पीड ऑफ रोटेशन एट पोल्स इज 0,
and maximum at equator. That is why Earth has assumed this shape, that is oblate spheroid. Fine. तो शेप आपको क्लियर हुआ, आपको कुछ एक उसके साइज के बारे में आइडिया हुआ कि रेडियस 6370 किलोमीटर्स, एवरेज डायमीटर 12740 किलोमीटर्स. There is a difference between polar diameter and equatorial diameter, and then there is a difference between polar circumference and equatorial circumference. Average मैंने आपको बताया is 40,000 kilometers. Fine. Now, next thing is motions of the earth. ये हमने अभी ऑलरेडी बात की कि like any other object in the solar system, जो मोशंस हैं अर्थ के वो भी दो किस्म के होंगे. फर्स्ट मोशन जो है, दिस इज कॉल्ड रोटेशन, which is the movement of the earth around its own axis. Rotation refers to the movement of earth around its own axis. And secondly is revolution, which is the movement of earth around the sun. Rotation क्या है? It's a daily motion. रोटेशन डेली मोशन है. एक रोटेशन एक दिन बनाएगा, हर रोज चल रही है. जो रेवोल्यूशन है ये क्या है? एनुअल मोशन. रोटेशन कहां हो रही है? अबाउट द अर्थ्स एक्सिस, अपने ही एक्सिस के अराउंड वो मूव किए जा रही है. सो दिस इज रोटेशन. रेवोल्यूशन जो है वो क्या है? अर्थ का ऑर्बिट, वो पाथ विच अर्थ इज फॉलोइंग अराउंड द सन. द पाथ विच अर्थ फॉलोज अराउंड द सन इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट. तो एनुअल मोशन जो है वो ऑर्बिट के अलोंग हो रहा है. एंड व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ्स ऑर्बिट? Of course, it is elliptical. Circular नहीं है. It is not circular. Can you tell me what would be the difference when I say that Earth's orbit is elliptical? It is not circular. What is meant by that? हम बीच में कर्व कर्व तो सर्कुलर भी होता है. बेसिकली क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट में जो रेडियस है दैट विल रिमेन सेम थ्रू आउट इन ऑल द डायरेक्शन. यानी कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन, जो भी सन है बीच में, उसका डिस्टेंस हर एक डायरेक्शन में सेम रहेगा. लेकिन इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या होता है? एट वन टाइम अर्थ कम्स क्लोजर टू द सन, अनदर टाइम इट कैन बी डिस्टेंटली प्लेस्ड फ्रॉम द सन. उसके बीच में जो आपस का डिस्टेंस है वो चेंज हो सकता है. सो दैट इज मेंट बाय इलिप्टिकल ऑर्बिट. फाइन. सो अर्थ का जो ऑर्बिट है अराउंड द सन दैट इज इलिप्टिकल. बात करते हैं डेली मोशन की, रोटेशन की. हाउ लॉन्ग डज अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन? 24 hours. हाँ, वी से 24 hours. ये कन्वीनियंट वैल्यू है एक्चुअली. ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए 24 आवर्स किया है. इन रियलिटी इट इज लेस देन 24 आवर्स. द टोटल टाइम टेकन बाय अर्थ टू कंप्लीट वन रोटेशन इज 23 आवर्स 56 minutes 4 seconds.
23 hours 56 minutes and 4 seconds. इसको हमने कन्वीनियंस के लिए ले लिया 24 hours, हमने राउंड ऑफ कर दिया, बट इन रियलिटी ये टाइम है. सो अर्थ कंप्लीट्स वन रोटेशन एंड वी से कि नेक्स्ट डे हो गया. अनदर थिंग, नहीं वो एनुअल मोशन में आएगा, लीप ईयर एनुअल मोशन का है. एट एनी गिवन टाइम सन इज एबल टू लाइट अप ओनली हाफ ऑफ अर्थ. सोलर रेडिएशन जब अर्थ के ऊपर पड़ती है, ये अर्थ है, यहां पे सन है और इधर से लाइट आ रही है, तो सिर्फ हाफ ऑफ अर्थ जो है उसको लाइट मिल रही है. द रिमेनिंग हाफ इज इन डार्कनेस. यानी कि अर्थ के एक हिस्से में है डे, द अदर हाफ ऑफ द अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग नाइट. ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. अब लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ अर्थ रोटेशन. अब आप लोग बताओ, अर्थ रोटेट कर रही है, उसका कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस होगा. ये पॉइंट मैंने इसलिए बताया था. डे एंड नाइट फॉर्मेशन इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. Had earth not being rotating, there would have been permanent day in one half of the earth, while the other half would have been in permanent darkness. Permanently आधे अर्थ के ऊपर दिन चल रहा है और आधे अर्थ के ऊपर रात चल रही है हमेशा के लिए, बट ऐसा नहीं है क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है. सो इट इज प्रेजेंटिंग न्यू फेस इन फ्रंट ऑफ द सन. सो दैट इज व्हाई दिन और रात फॉर्मेशन जो है वो लगातार चलता रहता है. तो द वेरी फर्स्ट इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन इज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. विच डायरेक्शन अर्थ रोटेट्स? कौन से डायरेक्शन से कौन से डायरेक्शन में रोटेट करती है? करेक्ट. अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. दैट इज व्हाई सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि पहले ईस्ट वाला पोर्शन सामने आएगा सन के. सो जो सन है वो हमेशा ईस्ट में राइज करता है और वेस्ट में सेट करता है. ओके, सो फर्स्ट इंपैक्ट जो हमने देखा, इफेक्ट ऑफ अर्थ रोटेशन देखा, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. ओके, हम यहां पे बात कर रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, अर्थ रोटेशन ऑफ कोर्स. और इस में पहला इफेक्ट जो आया है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट. और कोई इंपैक्ट है अर्थ का? फोटोसिंथेसिस वगैरह होते हैं बिकॉज़ ऑफ दिस. वो तो खैर चलो आगे क्लाइमेटिक उसके हो गए, इकोलॉजिकल फैक्टर है, लेकिन वो नहीं है. वो तो फिर इससे रिलेटेड जो भी होगा, वो तो फोटोसिंथेसिस तो वैसे भी हो जाता, जहां पे आधे दिन में था तो वहां पे भी चल पड़ता. वो तो इसका उससे कोई कनेक्शन नहीं है. हम तो रोटेशन का कनेक्शन देख रहे हैं. सो इन टर्म्स ऑफ रोटेशन ऑफ कोर्स फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट इज वन. सेकेंड जो है दैट इज सेंस ऑफ time. We get a sense of time. How do we get a sense of time? The part of the day when it appears that sun is rising up, sunrise हो रहा है, हम कहते हैं morning. Then sun marches overhead, बिल्कुल ठीक सर के ऊपर आया, उस टाइम को हम कहते हैं noon. Then the sun is setting down in the west direction. तो sunset होने लगा है, we call it evening. And then sun disappears from the sky, अंधेरा, we call it night. तो ये जो एक sense of time है, that is possible only because of earth rotation. ना earth rotate करती
ना सन की पोजिशनिंग चेंज होती, ना सनलाइट की इंटेंसिटी में कोई फर्क आता, ना हमें टाइम का कोई ध्यान रहता। तो ये चीज आई। थर्ड, सेंस ऑफ डायरेक्शन। Sense of directions. Now we talk about earth, like we talk about directions. नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, और ये जो चार मेजर डायरेक्शंस हैं, दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। इनको हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इनको कार्डिनल पॉइंट्स क्यों कहा जाता है? इन चारों में से भी अगर आपको एक भी डायरेक्शन पता है, यू नो ऑल द डायरेक्शंस। सिर्फ एक डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, हमें सारे डायरेक्शंस पता हो जाएंगे। और हाउ टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन, दैट इज ऑल द मोर सिंपल। आपके पास कोई मैग्नेटिक कंपास नहीं है, आपके पास कोई मैप नहीं है, आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, यू आर लॉस्ट समवेयर आउट इन अ डेजर्ट और इन अ जंगल, एंड देन व्हाट हैपेंस? then what happens? रास्ता भटक गए, ठीक है, भूल गए, आपको कुछ नहीं पता कहाँ जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है। आपको ये पता है कि देयर इज अ विलेज इन से साउथ वेस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में एक विलेज है और आप वहां पे जाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि आपके पास कुछ मैप नहीं है, कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है, तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन कहाँ है आपको ये भी नहीं पता। तो अब आप क्या करोगे? सिर्फ सनराइज का इंतजार करो, वेट फॉर सनराइज, बिकॉज whichever direction sun is rising, that's your east. एक बार ईस्ट पता चल गया, रेस्ट ऑल द डायरेक्शंस आर वेरी सिंपल। ईस्ट के लेफ्ट में नॉर्थ होता है, उसके राइट में साउथ है, पीछे वेस्ट है। तो राइट एंड बैक यानी कि दिस डायरेक्शन 45 डिग्रीज के एंगल पे वो आपका आ गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन, एंड यू कैन मूव इन दैट डायरेक्शन। तो कार्डिनल पॉइंट का ये मतलब है कि आपको सारी डायरेक्शंस में से, मतलब इन चारों में से, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, एक भी डायरेक्शन पता है, यू नो ऑल द डायरेक्शंस। सो ये जो सेंस ऑफ डायरेक्शंस है, दिस इज अगेन पॉसिबल बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, राइट। इसमें अब एक नया आता है, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। Now tides are a very important concept, very very important, आप कह सकते हो a physical phenomena which is experienced in the coastal areas. अब टाइड में क्या होता है? सिंपली टाइड क्या है? रिदमिक फॉल है, एक रिदम की तरह एक राइज एंड फॉल इन द सी लेवल है। रिदमिक राइज इज कॉल्ड हाई टाइड, रिदमिक फॉल इज कॉल्ड लो टाइड, एंड सो ऑन, और ये लगातार चलता रहता है। एक दिन में एक कोस्टल एरिया ऑन एन एवरेज 4 टाइड्स एक्सपीरियंस करता है, जिसमें से 2 हाई होती हैं, 2 लो होती हैं, राइट। अब ये जो टाइडल फॉर्मेशन है, दिस इज अगेन एट्रीब्यूटेड टू अर्थ रोटेशन, बिकॉज एज द अर्थ इज रोटेटिंग। अब देखो टाइड क्यों फॉर्म होती हैं? बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द मून। जब हमारा सिलेबस आगे एडवांस होगा, वी विल कम टू दिस टॉपिक, देन यू विल गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग की टाइड्स बनती कैसे हैं। बट जो उसका मेजर रीजन है, दैट इज ग्रेविटेशनल पुल व्हिच इज एक्सर्टेड बाय मून, क्योंकि मून अर्थ को अपनी तरफ भी खींचता है। ऑफ कोर्स मून की ग्रेविटेशनल पुल जो है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी की अर्थ की है, तो वो जो लिक्विड सरफेस है, जो मोबाइल सरफेस है, एटलीस्ट वो उसको पुल अप कर लेता है अपनी तरफ, तो जिसके कारण हाई टाइड आता है। और वो एरियाज जो कि मून से दूर है या उसकी ग्रेविटेशनल पुल की रीच के बियॉन्ड है, वहां पे लो टाइड आता है। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है। अब क्योंकि एवरी टाइम अर्थ इज प्रेजेंटिंग अ न्यू फेस इन फ्रंट ऑफ मून, सो प्लेसेस में हाई टाइड आता है, फिर लो टाइड आता है, हाई टाइड आता है, लो टाइड आता है, तो दिस इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स। फाइन। एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, मैथ्स, थोड़ा सा मैथ्स
आएगा इसमें? अर्थ इज बेसिकली, चलो हम कहते हैं ओब्लेट स्फेयरॉइड है तो स्फीयर ही। स्फीयर इज मेड अप ऑफ डिग्रीज, हाउ मेनी डिग्रीज? 360. So earth is basically made up of 360 degrees. एक रोटेशन कंप्लीट हुआ मतलब 360 डिग्रीज कवर अप हुए कितनी देर में? 24 आवर्स में. So earth takes कितना टाइम? अर्थ टेक्स 24 hours to cover up 360 degrees. Fine. 1 डिग्री is covered up in 4 minutes. अगर आप मैथ्स करेंगे तो 1 डिग्री को कवर अप करने में 4 मिनट्स लगते हैं. 15 डिग्रीज को कवर अप करने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर. 30 डिग्रीज को 2 आवर्स, 45 डिग्रीज को 3 आवर्स एंड सो ऑन. राइट. तो 15 डिग्री का 1 घंटा होता है. या आगे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड करेंगे तो उसमें भी क्लियर हो जाएगा. तो ये है हमारा पूरा स्पीड, जो हमने देखा कि हमारा रोटेशन है, जो फर्स्ट मोशन है और कैसे चल रहा है. एंड व्हाट आर द इम्पैक्ट्स? इफेक्ट्स काफी सारे हैं, हमने कुछ मेजर चार्ट आउट किए हैं जिसमें वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, सेंस ऑफ टाइम, सेंस ऑफ डायरेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ टाइड्स. इनफैक्ट आप ये भी कह सकते हो द शेप ऑफ द अर्थ इज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ अर्थ रोटेशन. जो इस शेप की हमने बात की थी ना, ओबलेट स्फेयरॉइड, दैट इज आल्सो बेसिकली द रिजल्ट ऑफ अर्थ्स रोटेशन. व्हाई? because of the speed of rotation the matter has accumulated around equator. इक्वेटर का जो बल्ज आया है वो अर्थ की स्पीड ऑफ रोटेशन के कारण ही आया है. सो ये है इसका मेजर थिंग. रोटेशन डन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेवोल्यूशन. रेवोल्यूशन जो कि है हमारा एनुअल मोशन अराउंड द सन. कितना टाइम लगता है अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में? 365? नहीं, वो तो चलो आपने मेरे को नंबर ऑफ डेज बता दिया कि एक साल में 365 डेज होते हैं और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं. माय क्वेश्चन इज कि टोटल टाइम कितना लगता है? एनी आइडिया? एनीवन? मैम, हाँ जी. 365 days, 5 hours, and I think 45 seconds. Okay, you are quite close to it. This is 365 days, 5 hours, 48 minutes and 46 seconds. ये है हमारा टोटल टाइम फॉर अर्थ्स रेवोल्यूशन. 365 days, 5 hours, 48 minutes and 46 seconds. For convenience, we consider it as 365 days, 6 hours. ये जो 5 hours, 48 minutes and 46 seconds है उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया and we say 6 hours. But we do not consider these 5 hours. 6 hours. इसको हम एक कैलेंडर ईयर में इस फिगर को इग्नोर करते हैं. दैट इज वाई जो हमारा कैलेंडर है, एनुअल कैलेंडर है, दैट शोज ओनली 365 डेज. वी इग्नोर 6 hours क्योंकि बहुत मुश्किल है, 6 घंटे कैसे दिखाओगे. सो इसको हमने कर दिया इग्नोर. फर्स्ट ईयर हमने इसको इग्नोर किया, 6 hours छोड़ दिए, 365 डेज हो गए. अब आया सेकेंड ईयर, हमने फिर से 6 hours को इग्नोर कर दिया, अगेन 365 डेज. लेकिन अब वो 6 hours ना होके वो 12 hours बन चुके हैं क्योंकि 2 साल हमने इग्नोर किया. थर्ड ईयर हमने उसको फिर से इग्नोर कर दिया. अगेन द कैलेंडर शोड ओनली 365 डेज. बट
ये जो आवर्स थे वो एक्यूमुलेट होके बन गए 18 आवर्स। अब आया 4th ईयर, तो उसमें अगर आप पिछले उसके 6 घंटे के साथ अगर आप पिछले 18 आवर्स इंक्लूड करते हो, दैट बिकम्स 24 आवर्स, इट मींस 1 फुल डे। So that is why every 4th year is a leap year, जिसमें वो accumulated 6 hours को ultimately हम join कर देते हैं, मिला लेते हैं, and वो बन जाता है आपका 1 full day, which is then added in the month of February as 29th February, that is your leap year. So this is the revolution. अब अर्थ रिवॉल्व कर रही है सन के अराउंड, उसका एक अपना ऑर्बिट है, द पाथ विच अर्थ इज फॉलोइंग अराउंड द सन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ऑर्बिट इज इलिप्टिकल इन शेप, ऑल द मोर इंटरेस्टिंग। अब देखो, अब इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का क्या शेप है और क्या डायमेंशंस कैसे चलती हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक पोजीशन अर्थ की आती है ये, एक पोजीशन अर्थ की आती है समवेयर हियर। This is the Earth's orbit, and Earth is revolving around the sun again from west to east. Earth का rotation भी west to east है, revolution भी west to east है। So west to east Earth is revolving around the sun. अब क्योंकि elliptical orbit है, तो इसलिए अर्थ का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, दैट डज नॉट रिमेन द सेम, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, एवरी ईयर इट चेंजेस, और सॉरी एवरी डे इट इज चेंजिंग। दो स्पेसिफिक पोजीशंस की बात करते हैं, एक डिस्टेंस ये देखो, एंड दूसरा डिस्टेंस जो है वो हमारा ये डिस्टेंस है। एट वन टाइम ऑफ द अर्थ ईयर, अर्थ इज क्लोजर टू द सन, another time it is distantly away from the sun. अब हम बात करते हैं एवरेज डिस्टेंस की। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन ये है 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। 149.6 million kilometers is the average distance from the sun. ये अर्थ का डिस्टेंस है फ्रॉम द सन। दो स्टेजेस मैंने आपको बताई, एक स्टेज जिस टाइम अर्थ इज क्लोजर टू द सन, एंड अनदर फेज व्हेन अर्थ इज डिस्टेंटली अवे फ्रॉम द सन। इसको, इन दो फेजेस को हम डिफाइन कैसे करते हैं, सॉरी इसको हमने डिफाइन किया एज एपहीलियन एंड एज पेरीहीलियन। एप का मतलब होता है फार, हीलियन इज सन, फार फ्रॉम द सन, पेरीहीलियन means near. Helion again refers to sun, near to the sun or far from the sun. Right? अब the distance in aphelion 152 मिलियन किलोमीटर्स। एक्चुअली जो फारदेस्ट पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट बिटवीन अर्थ एंड सन, दैट इज 152 मिलियन किलोमीटर्स। और ये फारदेस्ट पॉइंट कब अचीव होता है, कब अटेन होता है, देयर इज अ स्पेसिफिक डेट टू इट। किसी को वो डेट पता है? जून में नहीं आता है, सितंबर 21 और 22 नहीं। Anyone can tell? Anyone has the idea?
वो कौन सी डेट है? अच्छा गैस ही करो, टेक अ गैस कि अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर कब होगी? दिसंबर में? 22 December, 22 December. 22 दिसंबर। ओके, और कोई गेस लेगा? एक तो चलो मंथ दिसंबर आ गया, और कोई मंथ? शॉर्टेस्ट डे होगा। इंटरेस्टिंगली एपीलियन डेट जो है, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंटली अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन, दैट इज 4 जुलाई। डाइजेस्ट करना मुश्किल है, गर्मियां चल रही हैं, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग अगर अर्थ सन से सबसे ज्यादा दूर है तो ठंडा होना चाहिए, गर्मी क्यों? राइट, तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच कम्स टू माइंड। बट गर्मियां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में चल रही हैं, सदर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां चल रही हैं, क्योंकि इस पोजीशन पे अर्थ सन की तरफ ऐसे टिल्टेड होती है। अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस, जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, राइट। तो उसका इंपैक्ट ये होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ झुका हुआ होता है, इससे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर्स चल रही हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स चल रही हैं, क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर सन से उल्टी दिशा में घूमा हुआ है, और फिर वो कोइंसाइड कर रहा है विद 4 जुलाई, एपीलियन स्टेट। तो सदर्न हेमिस्फीयर की सर्दियां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरेटिवली ज्यादा सिवियर होती हैं। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फील नहीं कर पाते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर के लोग अच्छे तरीके से फील करते हैं इस चीज को। देन ऑन दी अदर हैंड ये पेरिहीलियन स्टेट आया। डिस्टेंस अगर हम देखें पेरिहीलियन स्टेट में, दैट रिड्यूसेस टू 147.2 मिलियन किलोमीटर्स। एवरेज मैंने आपको बताया 149.6 मिलियन किलोमीटर्स। एपीलियन स्टेट 152 मिलियन किलोमीटर्स। पेरिहीलियन स्टेट कम होके पहुंच गया 147.2 मिलियन किलोमीटर्स। अब ये वाली डेट गेस करो, ये कौन सी होगी? अर्थ इज नियरेस्ट टू द सन। देखो टाइम तो लगेगा ना, जुलाई से घूम घूम के यहां पे पहुंचा। अब देखो इंटरेस्टिंगली डेट इज 3 जनवरी। अब वही चीज है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर विंटर्स है, बट अर्थ सन के बहुत नजदीक है कंपैरेटिवली। हम लोग गर्मी इससे नहीं फील कर पाते हैं ज्यादा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि हमारी विंटर्स चल रही हैं, लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर के लोग जरूर इस चीज को फील करते हैं। देखो अर्थ का एक्सिस तो वही है, so southern hemisphere is tilted towards the sun, that means southern hemisphere में summers हैं, summers plus perihelion, तो southern hemisphere की summers northern hemisphere की comparatively ज्यादा severe होती हैं। तो सिंपल सी चीज है कि southern hemisphere में both summers and winters are more severe as compared to northern hemisphere. Why? क्योंकि उनकी summers कोइंसाइड करती हैं विद पेरिहीलियन, और उनकी जो विंटर्स हैं वो कोइंसाइड करती हैं विद एपीलियन। तो ये डिफरेंस आता है। फाइन। इन बिटवीन 2 पोजीशंस और आती हैं अर्थ की, यहां और यहां। ये वाला है जनवरी से मूव करेगा तो ये आएगा मंथ ऑफ मार्च, और यहां फिर जुलाई आया, और उसके बाद इधर आएगा सितंबर, और उसके बाद फिर आगे वो मूव करेगा। तो ये अलग अलग पोजीशंस हैं। ये अर्थ जो है वो रोटेट करती रिवॉल्व करती रहती है अराउंड द सन। इतना आपको क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट? Excuse me, ma'am. सदर्न हेमिस्फीयर का, हाँ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ, उनकी गर्मियां हैं, उनकी गर्मियां ज्यादा सिवियर है।
ऐसे में क्रिकेट वगैरह देखते हैं तो उसमें टेस्ट मैच चल रहा है, वो जनवरी की डेट थी इंडिया स्टेडियम, वो लोग स्वेटर पहन के देख रहे हैं। जैम की बात है क्योंकि मुझे याद है बॉक्सिंग डे मैच वेन्यू कब था, वेन्यू क्या था? ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड मैच था, एशेज अगर चल रहे थे फिर तो वो या इंग्लैंड में होंगे या वो ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का बॉक्सिंग डे मैच के बाद वो शायद लास्ट टेस्ट मैच था, स्वेटर था, तो वेन्यू का नहीं पता नहीं, क्योंकि सी जनवरी दिसंबर जनवरी तो गर्मी होती है वहां पे अच्छी खासी सदर्न हेमिस्फीयर में, उनके तो समर मंथ्स हैं, उनके तो आजकल सर्दियां चल रही हैं। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इज एक्सपीरियंसिंग विंटर्स दीज डेज। इंग्लैंड तो करेगा न्यूजीलैंड वेन्यू का नहीं पता। वेन्यू, फिर वेन्यू कुछ डिफरेंट हो सकता है या तो परहैप्स, क्योंकि स्वेटर्स तो आप नहीं इमेजिन करोगे। सर्दर्न हेमिस्फीयर है और जनवरी दिसंबर का महीना है तो गर्मियां हैं, अच्छी खासी गर्मी है, बहुत ज्यादा सिवियर गर्मी होती है वहां, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सिवियरिटी कितना है? 7% है। सर्दर्न हेमिस्फीयर की सर्दियां और गर्मियां नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के कंपैरेटिवली 7% ज्यादा सिवियर होती हैं। इसी रीजन से, क्योंकि उनकी समर्स पेरिहीलियन से कोइंसाइड कर रही हैं और विंटर्स उनकी एपीलियन से कोइंसाइड कर रहा है, तो दैट इज द डिफरेंस। फाइन, ओके। अब एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम यहाँ पे साल में ऐसा भी होता है ना, एक या आई गेस 2 दिन ऐसे होते हैं जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं 12 आवर्स के। इक्विनॉक्स, यस मैम, उसके बारे में, वो भी रोटेशन पे डिपेंड करता है क्या? वो रेवोल्यूशन का है, वो रेवोल्यूशन का इफेक्ट है। आई वाज जस्ट कमिंग टू दैट, चेंजेस इन द सीजन्स। जैसे हमने देखे इफेक्ट ऑफ रोटेशन जिसमें फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, सेंस ऑफ टाइम, डायरेक्शन वगैरह है, तो वैसे ही जो रेवोल्यूशन है उसका सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ता है? सीजन्स चेंज होते हैं। तो ये समर्स, विंटर्स और बीच में वो ऑटम एंड स्प्रिंग, जो ये 4 सीजन्स हैं, दे आर डायरेक्टली द रिजल्ट ऑफ अर्थ्स मोशन अराउंड द सन, जिसमें इक्विनॉक्सेस भी आते हैं और अगर आपने सुना है टर्म तो सोलिस्टिस भी आते हैं, समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस। समर सोलिस्टिस जो कि 21 जून को हम कहते हैं, हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रेफरेंस से लेते हैं। समर सोलिस्टिस मतलब 21 जून और लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, लेकिन ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऑपोजिट है। सदर्न हेमिस्फीयर में 21 जून होगा शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट, क्योंकि वहां पे विंटर्स चल रही हैं। और जो विंटर सोलिस्टिस है ये होता है ऑन 22 दिसंबर, जिसमें हमारे पास आएगा शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, मतलब हमारी विंटर्स हैं। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर में ये उल्टा है, 22 दिसंबर इन सदर्न हेमिस्फीयर इज द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट, क्योंकि वहां पे समर्स चल रही हैं। और इन बिटवीन ये जो 2 मंथ्स हैं, मार्च एंड सितंबर, ये हैं इक्विनॉक्सेस, इक्वल डे एंड इक्वल नाइट। ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर इज 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। तो ये होता है। अब ये क्यों होता है, अब उसका पूरा एक एक्सप्लेनेशन है। बिफोर आई टेल यू अबाउट कि सीजन्स फॉर्म कैसे होते हैं, देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड। ग्लोब, अर्थ, ये है हमारा इक्वेटर, ये है हमारे पोल्स, ये है एक आपका आइडियलाइज्ड वर्जन। आइडियल अर्थ में हम यही कहेंगे, जो इक्वेटर है वो सेंटर से जा रहा है हॉरिजॉन्टली, जो पोल है वो वर्टिकली आ रहा है, सेंटर से आ रहा है, ये आइडियलाइज्ड है। इन रियलिटी ऐसा नहीं है। इन रियलिटी क्या है, जो अर्थ का एक्सेस है, ये जो पोल्स हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कनेक्ट कर रहा है, वो स्ट्रेट वर्टिकल लाइन ना होके इट इज टिल्टेड। ये है अर्थ इंक्लाइंड है, ये है नॉर्थ और ये है साउथ पोल। तो अगर हम ये सेंटर ऑफ द अर्थ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जो हमारा ये एक हॉरिजॉन्टल इक्वेटर, हमने एक टेंटेटिव आइडियल इक्वेटर बनाया है, तो इसके रेफरेंस से अगर आप देखो तो
It is inclined at an angle of 66.5 degrees on horizontal plane. और वर्टिकल प्लेन पे अगर आप इस चीज को देखते हो तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कितना आता है, ये वाला, इट कम्स टू बी 23.5 डिग्रीज. दोनों को एडअप कर दो, 23.5 डिग्रीज प्लस 66.5 डिग्रीज मेक्स अप 90 डिग्रीज. ठीक है, तो अर्थ का जो एक्सिस है एक्चुअल वो टिल्टेड है 66.5 degrees on the horizontal plane and 23.5 degrees on the vertical plane. अब क्योंकि पोल के कारण ही अर्थ टिल्ट हो गई है तो इक्वेटर भी तो टिल्टेड होगा. ये रहा इक्वेटर, वो भी स्लैंटिंग है. ये तो आइडियल है जो हॉरिजॉन्टल हमने बनाए, तो प्लेन्स बनाए हैं हमने हॉरिजॉन्टल. इक्वेटर को देखोगे वो भी टिल्टेड ही जाएगा क्योंकि अर्थ ही टिल्टेड है सारी की सारी. अब क्योंकि अर्थ टिल्टेड है तो इसका काफी सारा और इम्पैक्ट आता है जो कि हम सीजन्स में भी हम फील करेंगे. जो ये अनइक्वल डेज एंड नाइट्स होते हैं ना, उसमें ये वाला जो एक अर्थ का पूरा टिल्ट के कारण जो ये एंगल्स चेंज हुए हैं, इसका एक बहुत बड़ा रोल आता है. दिस थिंग इज क्लियर? ओके, सो व्हाट वी हैव सीन नाउ, मैं इस डायग्राम को रीड्रॉ कर रही हूं. ये गए हमारे पोल्स, NS represents poles and EQ represents equator. सब कुछ टिल्टेड है. अब इसके बीच में मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकली ड्रॉ की है, AB. What is NS? Earth's axis. ये हमने एक्सिस ले लिया है अर्थ का, जो कि नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट कर रहा है. EQ जो है वो है हमारा इक्वेटर, एंड जो AB है दिस इज बेसिकली सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. इल्यूमिनेट क्या होता है? रोशन करना, टू लाइट अप समथिंग, दैट मीन्स इल्यूमिनेट. सो AB सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन का क्या मतलब है? वन पोर्शन विच इज इन फ्रंट ऑफ सन इज इन लाइट, द अदर पोर्शन इज इन डार्कनेस. तो AB वो लाइन है जो कि बराबर से वर्टिकली अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड करती है. The one which is sun facing experiences day, the other half experiences night. So ये चीज है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, दैट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन. ठीक है, इमेजिनरी लाइंस है ये सारी की सारी, ग्लोब के ऊपर कुछ नजर नहीं आता है. आपने देखा होगा, सैटेलाइट इमेजरीज देखी होंगी, सैटेलाइट से या स्पेस से अर्थ कैसे दिखती है, देयर इज नो लाइन विजिबल ऑन इट. ये जितनी भी लाइंस की हम बात कर रहे हैं ना कि एक्सिस जा रहा है, इक्वेटर है, वहां पे सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है, फिर हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, ऑल इमेजिनरी. किस लिए? हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, ज्योग्राफिकल प्लेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए वी मेक यूज ऑफ दीज इमेजिनरी लाइंस एंड हेंस दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. बट अदरवाइज ये रेफरेंस पॉइंट्स हैं सारे के सारे. ये क्लियर हुआ? ओके, नेक्स्ट थिंग नाउ, बिफोर आई स्विच टू सीजन्स, एक चीज की मैं और बात करूंगी. जो हम पोल्स बार बार रेफर कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट पोल्स. एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है. पोल कितने किस्म के होते हैं? नॉर्थ पोल साउथ पोल तो आगे हो गया, बट अदरवाइज अर्थ के पर्सपेक्टिव में हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोल्स आर देयर? नहीं नहीं नहीं, हमारे पास जो पोल्स हैं वो हम दो कैटेगरीज में लेते हैं. एक होते हैं ज्योग्राफिकल पोल्स और दूसरे होते हैं मैग्नेटिक पोल्स. जैसे एक होती है ट्रू नॉर्थ, एक होती है मैग्नेटिक नॉर्थ. ट्रू साउथ
or magnetic south. So geographical poles are the true poles. और ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है. कोई मुझे बता सकता है कि क्या डिफरेंस है इनमें? Anyone? मैम जहाँ ग्रेविटी ज्यादा हो वहाँ मैग्नेटिक होता है. Okay. ग्रेविटी के हिसाब से मैग्नेटिक वहाँ काम हाँ, करेगा. हाँ. ज्योग्राफिकली आप सन की जो नेचुरल है जो ड्रो है उसके हिसाब से आप डायरेक्शन बदलना वो पोज. ओके, इस चीज का आपको ज्यादा क्लैरिटी कब मिलेगा? जिस टाइम हम अर्थ के इंटीरियर को डिस्कस करेंगे. बट एक चीज का ख्याल रखो, एक तो है अर्थ का एक्सिस. नॉर्दर्न पॉइंट ऑफ द अर्थ एक्सिस बिकम्स नॉर्थ पोल और जो उसका सदर्न पॉइंट है वो उसका साउथ पोल बन गया. ये है हमारे ज्योग्राफिकल पोल्स. इनको हम ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ भी कहते हैं, जो कि टिल्टेड है. कितना टिल्टेड है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. हॉरिजॉन्टल प्लेन पे 66.5 डिग्रीज, वर्टिकल प्लेन पे 23.5 डिग्रीज. ठीक है, तो ये है हमारे ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ज्योग्राफिकल साउथ और ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ. जिस टाइम हम बात करते हैं मैग्नेटिक पोल्स की, दे आर डिफरेंट. दे डू नॉट कोइंसाइड विद ज्योग्राफिकल पोल्स. ये मैग्नेटिक पोल्स कौन है? ये पोल्स हैं बेसिकली जो कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से बने हुए हैं. अर्थ इज लाइक अ मैग्नेट और अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है उसके अराउंड. तो ये जो अर्थ है इसके यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है जो बनी हुई है एंड इट इज मूविंग थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स इनटू स्पेस. तो ये जो पॉइंट्स हैं जहां पे मैग्नेटिक फील्ड आके कन्वर्ज करती है, नॉर्दर्न पॉइंट आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, सदर्न पॉइंट आपका मैग्नेटिक साउथ है. सो ज्योग्राफिकल नॉर्थ या ज्योग्राफिकल साउथ आपका एक्सिस का नॉर्दर्न और सदर्न पॉइंट हो गया. लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ है वो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्थ और साउथ पॉइंट हो गया है एंड दे आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. नहीं, यही तो बात है. ये इकट्ठे पास पास हैं ही नहीं, क्योंकि अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है इट कीप्स ऑन शिफ्टिंग. इट इज नॉट फिक्स्ड. एक ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है. आप लोग मूवीज देखते हो? हैव यू वॉच्ड 2012 मूवी? देखी नहीं है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखी है? ओके. Yes, ma'am. जिन्होंने नहीं देखी है वो देखेंगे, दैट्स योर होमवर्क. और जिन्होंने देख रखी है तो रिवाइज कर लो. उसमें बात करते हैं क्रिस्टल शिफ्ट की. द एंटायर अर्थ्स क्रस्ट इज शिफ्टिंग, इफ यू रिमेंबर. जिसमें जब बड़ी बड़ी सुनामीज की वो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, पूरा हेवायर सिस्टम हो गया है, अर्थक्वेक्स मैसिव आ रहे हैं, सुनामीज मैसिव आ रही हैं और एक पूरा क्रस्ट जो है वो शिफ्ट हो रहा है. और क्रस्ट शिफ्ट होने के बाद वो बात करते हैं कि अर्थ के जो मैग्नेटिक पोल्स हैं वही शिफ्ट कर गए हैं. एक वाले सीन में जिन लोगों ने मूवी देख रखी है उसमें जिस टाइम दे आर ऑलरेडी ऑन बोर्ड दोज शटल्स जो उन्होंने बनाई हैं, जब उसमें ऑलरेडी ऑन बोर्ड है तो वो दिखाते हैं कि कितना शिफ्ट हो चुका है क्रस्ट का. तो समवेयर नियर वॉशिंगटन डीसी दे से कि हियर लाइज द पोल. तो जो पर्सपेक्टिव उनका प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए है, क्योंकि द रियल प्रेसिडेंट डाइज एंड नाउ ही इज द वाइस प्रेसिडेंट एंड ही नोज कि मैं प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, तो वो पूछता है कि अच्छा यू मीन टू से दैट दिस इज नॉर्थ पोल? फिर उसको करेक्ट करते हैं, सर एक्चुअली दैट इज साउथ पोल. मतलब इतना ज्यादा अर्थ की क्रस्ट शिफ्ट हुई कि वो वहां पे साउथ पोल पहुंच गया. वो तो खैर चलो मूवी थी तो उन्होंने एग्जैजरेट करके दिखाया, बट इन रियलिटी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कीप्स ऑन शिफ्टिंग. ये पास्ट में भी हुआ है. जो आज की डेट में नॉर्थ पोल है वो पहले साउथ पोल था, उससे पहले नॉर्थ पोल था, उससे पहले साउथ पोल था एंड सो ऑन. ये लगातार चलता रहता है. इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. ये रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी जो है दिस इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ अर्थ. Earth's magnetic field has been changing in the past and it will continue to change in future also. You know, जो एक massive climatic changes होते हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं ये वाली theory भी बीच में लोग उन्होंने इंटीग्रेट कर रखी है and they also give this reason कि this is also one of the biggest reason of climatic shift.
क्योंकि नॉर्थ पोल साउथ हो गया, साउथ पोल नॉर्थ हो गया, तो आपकी जो ये पोजीशंस की हम बात कर रहे थे ना, वो टिल्ट, वो समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, वो भी तो सब कुछ लेफ्ट राइट हो जाएगा, तो क्लाइमेटिक शिफ्ट तो आएगा ही आएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मेरा आपको बताने का ये मतलब था इन चीजों को कि डोंट गेट कंफ्यूज्ड अगर आप कहीं पे लिटरेचर में पढ़ते हो ट्रू नॉर्थ है या मैग्नेटिक नॉर्थ है, दोनों सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट। एट टाइम्स ये होता है कि कभी कभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल काफी नजदीक, सॉरी मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ काफी पास पास आ सकते हैं, लेकिन कभी कभी उनमें डिस्टेंस जो है वो बढ़ने भी लग जाता है। वो डिपेंड करता है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसमें क्या चेंजेस आ रही हैं। एक्सिस हम कह रहे हैं कि फिक्स्ड है, बट दैट डज नॉट मीन कि ये 100% फिक्स्ड है, ये भी चेंज होता है। नथिंग इज फिक्स्ड, दिस ऑल्सो चेंजेस। बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना व्हाट इज अर्थ। इनफैक्ट हम लोगों ने भी यही डेफिनेशंस पढ़ी हैं, आप लोगों ने क्या पढ़ी है मेरे को याद नहीं, बट आई स्टिल रिमेंबर मेरी 3rd या 4th स्टैंडर्ड की बुक में अर्थ को कैसे डिफाइन किया गया था कि अर्थ इज एन ऑब्जेक्ट और इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस लाइक अ स्पिनिंग टॉप। अर्थ रिजेंबल्स अ स्पिनिंग टॉप। टॉप क्या होता है? लट्टू होता है, आपने लट्टू घूमते हुए देखा है? तो जिस टाइम एक लट्टू घूम रहा होता है ना तो वॉबल करता है, वो स्विंग करता है, कभी लेफ्ट जाता है कभी राइट जाता है। तो अब अर्थ भी स्पिन कर रही है अपने एक्सिस के अराउंड, तो वो भी वॉबल करती है, इट वॉबल्स, समटाइम्स इट गोज ऑन दिस साइड, समटाइम्स इट गोज ऑन द अदर साइड। सो जिस टाइम अर्थ की वॉबलिंग होती है तो देयर विल बी अ टाइम जिस टाइम अर्थ जो है वो उसका एक्सिस का टिल्ट थोड़ा कम हो जाए, मे बी उसके बाद और कम हो जाए और उसके बाद वो उल्टी दिशा में भी चले जाए। ये अलग बात है कि दिस टेक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, ये काफी लंबा टाइम स्पैन है। वॉबलिंग का जो टाइम स्पैन है ना दैट इज नियरली 26,000 इयर्स। अभी तो नहीं चेंज होगा क्योंकि 26,000 साल का टाइम लगता है, तो उसको मतलब आज से अबाउट 13,000 साल के बाद वो शायद से ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, फिर दोबारा 13,000 पे मतलब 26,000 इयर्स में वो कंप्लीट करके वॉबल करके वापस अपनी पोजीशन में आ जाती है। तो उसको हम नहीं ले रहे हैं। तो ट्रू नॉर्थ अभी हमने लिया है कि मोर और लेस इट रिमेन फिक्स्ड फॉर अबाउट थाउजेंड्स ऑफ इयर्स, बट मैग्नेटिक नॉर्थ जो है वो भी अभी मोर और लेस फिक्स्ड है, बट उसमें भी चेंज आ जाएगा। दिस कैन ऑल्सो चेंज एंड दिस कैन ऑल्सो चेंज। अगर दोनों में इकट्ठे चेंज आ रहा है तो पता नहीं कितना डिस्टेंस बढ़ जाए। मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में काफी सारा डिस्टेंस बढ़ सकता है, कभी कभी काफी नजदीक भी आ जाते हैं, कभी कभी कोइंसाइड भी कर जाएंगे फॉर अ शॉर्ट वाइल। सो वो अलग अलग है, बट दोनों का मीनिंग इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इसकी क्लैरिटी हुई? एवरीवन हु इज अटेंडिंग ऑनलाइन, आपको भी क्लियर हो गया? यस मैम। कोई डाउट? Yes, ma'am. कोई डाउट? मैम देन हमारे करंट मैग्नेटिक पोल्स कहाँ पर हैं? सी हमारा जो करंट मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल दैट इज क्वाइट क्लोज टू योर आर्कटिक सर्कल के ऊपर है, नॉर्वे के नजदीक है अभी। बट वही है, अगर हम उसको ट्रेस आउट करें तो वो काफी ज्यादा चेंज हुआ है। वो मूव करते करते ना नॉर्थ अमेरिका से मूव करते करते कनाडा के ऊपर से मूव करते करते वो वहां पे पहुंच गया है। तो चेंजेस उसमें होते रहते हैं। आगे भी जाएगा? हाँ बिल्कुल जाएगा, और ये भी होगा आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम का मतलब क्या है, ज्योग्राफी में जब भी हम टाइम की बात करते हैं तो ये हम काफी लंबे जियोलॉजिकल टाइम की भी हम बात करते हैं, विच इज टेंस ऑफ थाउजेंड्स टू से मिलियंस ऑफ ईयर्स। सो परहैप्स मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आर्कटिक सर्कल के आसपास साउथ पोल होगा, नॉर्थ पोल एंटार्क्टिका में होगा। कंप्लीट शिफ्ट, ये क्या है? रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी, जो मैं आपको भी बता रही थी। मैग्नेटिक फील्ड कंप्लीटली शिफ्ट भी हो जाती है। तो ऐसा भी होगा क्योंकि मिलियंस ऑफ ईयर्स के टाइम स्पैन पे जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड्स हैं वो रिवर्स होती रही हैं। पास्ट में हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, जो रॉक्स हैं ओशन फ्लोर की, उनके पास पूरा रिकॉर्ड जो है उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आउट देयर जो वहां पे होती है। ये एग्जैक्टली क्या है, जिस टाइम हम प्लेट टेक्टोनिक्स टॉपिक करेंगे तो उसमें कॉन्सेप्ट आता है पैलियोमैग्नेटिज्म, उसमें हम इस चीज का रेफरेंस लेंगे कि हाउ इट वर्क्स। ओके, सो
जब हमने ये वाली सारी चीजें देख ली हैं, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सीजन्स, हाउ द सीजन्स आर चेंजिंग, और सीजन्स कैसे फॉर्म होते हैं। अर्थ के रेवोल्यूशन का इंपैक्ट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सेंटर में वी हैव आर प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी which is driving the entire earth system. अर्थ सिस्टम सारा का सारा सन के कारण ही चल रहा है। अराउंड सन हम 4 पोजीशंस का रेफरेंस पॉइंट लेंगे। पोजीशन 1, दिस इज एक्सिस tilted, दिस इज इक्वेटर अगेन tilted, ये है हमारा सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ए बी। मैं ना वही वैल्यूज यूज कर रही हूं जो कि हमने वहां पे मेंशन की थी पहले, आपको इजी रहेगा। नॉर्थ साउथ, ठीक है। ए बी हमने सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन लिया था ना, तो ये हुआ, ओके। और इसके बाद इंपॉर्टेंट लाइंस ऑफ लैटिट्यूड आई एम कंसिडरिंग, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल। फाइन, आई होप आप लोगों को डिफिकल्टी नहीं होगी अंडरस्टैंड करने में। सेकेंड पोजिशन, सेकेंड रेफरल पॉइंट इज नाउ हियर अगेन, नॉर्थ साउथ लाइन, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंटार्क्टिक सर्कल, एंड ऑफ कोर्स AB circle of illumination. Third reference point out here, and fourth reference point out here. अर्थ रोटेट करती है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, सॉरी रिवॉल्व भी वेस्ट टू ईस्ट ही कर रही है, ठीक है। अब ये डिस्टेंस ज्यादा है, एपीलियन है, ये डिस्टेंस कम है, पेरिहेलियन है। डेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। एपीलियन अकर्स ऑन 4th of July, और जो पेरिहीलियन है दैट अकर्स ऑन 3rd of January. This is your perihelion. अब ये जो सीजन्स हैं, इन सीजन्स को और इन पोजीशंस को डिपिक्ट करते हुए 4 स्पेसिफिक डेट्स हैं, और हर एक डेट का एक हमने नाम दे रखा है। The first position occurs on 21st June. This is called summer solstice. इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, मेंशन कर रही हूँ, summer solstice. SOLSTICE, summer solstice. ये जो सेकेंड पोजीशन है, this occurs on 22nd December. और इसको हम कहते हैं विंटर सोलिस्टिस। थर्ड पोजीशन ये वाली, दिस इज 23rd September. It is called autumn equinox. And this one here, it is 21st March. This is called spring, also called vernal.
VERNAL, spring or vernal equinox. Four positions depicting four seasons, four positions and four seasons. Summer solstice, summers of course in the northern hemisphere. 23rd September, autumn. 22nd December, winters, again in the northern hemisphere. हम उसी के reference point ले रहे हैं. And 21st March, spring or vernal equinox. ये हुआ. अब देखो क्या चीज है. On 21st of June, northern hemisphere is tilted towards the sun because earth is inclined on its axis. So you see the tilt कहां पे जा रहा है? Northern hemisphere sun की तरफ झुका हुआ है और जो southern hemisphere है वो sun से opposite direction में झुका हुआ है. So northern hemisphere में summers चल रही हैं, southern hemisphere में winters चल रही हैं. One factor. Second factor, AB, circle of illumination. It divides equator into two equal halves. But circle of illumination divides all the other latitudes unequally. ये AB लाइन सिर्फ एंड सिर्फ इक्वेटर को दो बराबर हिस्सों में काटती है. That is the reason साल भर इक्वेटर के ऊपर 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात रहती है throughout the year. उसका रीजन यही है कि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इज डिवाइडेड इनटू, लाइक इट डिवाइड्स इक्वेटर इनटू टू इक्वल पार्ट्स. लेकिन अब देखो ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, इसके डायमेंशंस देखो. मोर पार्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन लाइट, लेस पार्ट इज इन डार्कनेस. यानी कि लंबा दिन और छोटी रात. रादर इस पोजीशन पे मैक्सिमम पार्ट ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज इन लाइट and solar radiations fall directly over Tropic of Cancer on 21st of June. और क्योंकि Tropic of Cancer का maximum portion light में है तो longest day in the northern hemisphere and shortest night. Southern hemisphere में उल्टा है. Southern hemisphere में major part of Tropic of Capricorn is in darkness. सिर्फ छोटा सा part is in light. तो वहां पे क्या है? shortest day and longest night. वो डिफरेंस है. फाइन. अब एक और चीज देखो, आर्कटिक सर्कल देखो. आर्कटिक सर्कल का मैक्सिमम पोर्शन लाइट में है, सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन डार्कनेस में है. बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल अगर आप जाओ, नॉर्थ पोल को देखो, पूरा का पूरा नॉर्थ पोल इज इन लाइट. तो बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेस मोर देन 24 आवर्स. 24 घंटे से ज्यादा लंबा दिन हो जाता है. एंड द लेंथ ऑफ द डे कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल्स टिल नॉर्थ पोल के ऊपर 6 महीने का दिन होगा. सर्दर्न हेमिस्फीयर में उल्टा है. सर्दर्न हेमिस्फीयर में बियॉन्ड एंटार्क्टिक सर्कल जो लेंथ ऑफ द नाइट है वो 24 घंटे से ज्यादा होगी. इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग टिल South Pole, which experiences 6 months night. जब हम कहते हैं ना 24 घंटे का दिन ऊपर, ऐसा नहीं है कि ब्राइट लाइट है, बट इवन सन इज विजिबल इन द नाइट स्काई. नेम से एक वो नाइट है लेकिन लाइट होती है. आपको लगेगा कि स्काई में दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट शाइन कर रहे हैं. ऑफ कोर्स एक तो आपका मून है, दूसरा आपका सन है, विच इज ऑल्सो विजिबल. दैट इज व्हाई लेंथ ऑफ द डे बिकम्स मोर देन 24 आवर्स. ऑफ कोर्स सामने नजर आते हैं बल्ब की तरह बड़े बड़े दो ऑब्जेक्ट्स, ह्यूज साइज के नजर आ रहे होते हैं. जो सन है दैट इज विजिबल ड्यूरिंग डे टाइम ऑल्सो. तो ये चीज है यहाँ पे. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ? पोजीशन चेंज हुई बिकॉज अर्थ तो कंटिन्यूअसली रिवॉल्व कर रही है. अर्थ रिवॉल्व करते करते पहुंच गई इस पोजीशन पे. अब 23rd सितंबर को क्या हुआ है? जो सोलर रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं. एक्चुअली होता क्या है, जस्ट हम सीजन चेंज होते हैं तो चेंज ऑफ सीजन का क्या मतलब है? देयर इज अ चेंज इन द पोजीशन ऑफ द अर्थ विद रिस्पेक्ट टू सन. सन पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है. और अर्थ की क्योंकि पोजीशन चेंज हो रही है
तो वो एरियाज जहां पे डायरेक्ट सोलर रेडिएशन पहुंचती है वो चेंज हो रही है। 21 जून को डायरेक्ट सोलर रेडिएशन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ती है, लेकिन सितंबर में आते आते डायरेक्ट सोलर रेडिएशन इक्वेटर के ऊपर पड़ती है, क्योंकि अर्थ की पोजीशन चेंज हो गई है। बाय द टाइम दिसंबर मंथ आता है तो सन की जो सोलर रेडिएशंस डायरेक्ट हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पहुंच रही हैं। उसके बाद फिर से पोजीशन चेंज हुई, मार्च आया तो दोबारा से अब जो सन की नॉर्थवर्ड जर्नी स्टार्ट हो गई है। हम कहते हैं ना नॉर्थवर्ड जर्नी, साउथवर्ड जर्नी। सन अपनी जर्नी, सन पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, सन के रेफरेंस में अर्थ की पोजीशन चेंज हो रही है। तो सिंपली वो लैटिट्यूड्स जहां पे डायरेक्ट सोलर रेडिएशंस पहुंच रही हैं उनमें पोजीशन में चेंज हो रहा है। सन सोलर रेडिएशंस आर नेवर एक्सपीरियंस्ड डायरेक्टली बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स। ट्रॉपिक्स के बियॉन्ड आपको कभी भी 90 डिग्रीज के एंगल पे पड़ती हुई सोलर रेडिएशंस नहीं मिलेंगी, वो सिर्फ विद इन द ट्रॉपिक्स ही चलता है। दैट्स इट। अब इस पोजीशन पे आया, मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशंस आर फॉलिंग डायरेक्टली ओवर इक्वेटर। सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन डिवाइड्स इक्वेटर इनटू 2 इक्वल हाफ्स। यानी कि ये वो डेट है on which all over the world there is 12 hours day and 12 hours night. Equal day and equal night पूरे वर्ल्ड में एक्सपीरियंस होता है इक्विनॉक्स, और ये है हमारा ऑटम टाइम पीरियड, इसको ऑटम इक्विनॉक्स हम कहते हैं। इसके बाद क्या हुआ, पोजीशन चेंज हो गई अगेन। अर्थ मूव्स फर्दर अहेड ऑन इट्स ऑर्बिट। अब अर्थ पहुंच गई इस पॉइंट पे, विंटर सोल्स्टिस पे। अब जिस टाइम वो यहाँ पे आया, अब देखो क्या हो रहा है, सोलर रेडिएशंस डायरेक्टली कहां पे पड़ रही हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर पड़ रही हैं, सर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीविंग डायरेक्ट सोलर रेडिएशन, समर्स आर ऑन। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर टिल्टेड अवे फ्रॉम द सन, सन से दूर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, वहां पे विंटर्स चल रही है। Maximum part of Tropic of Capricorn is in light. छोटा पार्ट डार्कनेस में है, तो लॉन्गेस्ट डे शॉर्टेस्ट नाइट। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में उल्टा है, सबसे कम पोर्शन जो है वो आपको लाइट में यहाँ पे मिल रहा है इसका, ये देखो। तो ये है शॉर्टेस्ट डे एंड लॉन्गेस्ट नाइट। इसके बियॉन्ड अब आर्कटिक सर्कल को देखो, ऑलमोस्ट एंटार्क्टिक सर्कल इज इन लाइट, उसके बियॉन्ड तो सारे एरियाज लाइट में ही हैं। तो ड्यूरेशन ऑफ द डे इंक्रीजेस मोर देन 24 आवर्स बियॉन्ड एंटार्क्टिक सर्कल, और बियॉन्ड आर्कटिक सर्कल जो लेंथ ऑफ द नाइट है दैट इंक्रीजेस मोर देन 24 आवर्स टिल नॉर्थ पोल पे 6 महीने की रात एंड साउथ पोल पे 6 महीने का दिन। तो ये सीजन अब यहाँ पर और ट्रांजिशन हो गया। इसके बाद फिर से अर्थ अपने ऑर्बिट में आगे मूव करेगी एंड इट रीचेस नाउ 21st ऑफ मार्च। अगेन इस पोजीशन तक आते आते जो सोलर रेडिएशंस हैं वो डायरेक्टली इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं दोबारा से, और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट जो है वो एक्सपीरियंस किया जाएगा। सो दिस इज अनदर इक्विनॉक्स। इट मींस एक साल में हम 2 बार इक्विनॉक्सेस एक्सपीरियंस करते हैं, एक बार स्प्रिंग टाइम में जिसको हम वर्नल इक्विनॉक्स भी कहते हैं, और दूसरा जो है दैट इज इन द ऑटम टाइम पीरियड। सो दिस इज हाउ द सीजन्स change, and this change of season is basically attributed to the annual march of the earth around the sun. जो हमारा ये एनुअल मोशन है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल। अगर अर्थ रिवॉल्व ही ना करती तो सीजन्स चेंज भी नहीं होते, एक ही जैसा जो मौसम था वो साल भर रहना था प्लेसेस के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं होता है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। एक और इम्पैक्ट है इसका अर्थ के रेवोल्यूशन का अराउंड द सन, अपेरेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। अपेरेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स क्या है, उसका मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। जब आप कभी ट्रेन में ट्रैवल करते हो या बस में ट्रैवल करते हो या कार में ट्रैवल कर रहे हो, आप मोशन में हो, लेकिन आपको क्या लगेगा, अगर आप बाहर देखोगे आपको लगेगा कि ट्रीज चल रही हैं, है ना, हाउसेस चल रहे हैं,
वो आपको चलते हुए नजर आएंगे। एक्चुअली वो तो फिक्स्ड है, क्योंकि हम मूव कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो भी मूव कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं अपैरेंट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। इन द सेम वे अगर आप ऑब्जर्वर हो स्काई के, अब तो खैर अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन लेवल वी आर नॉट एबल टू सी द कॉन्स्टलेशंस एंड स्टार्स, दिखते नहीं है बिकॉज एयर हैज बिकम रियली वेरी पोल्यूटेड। बट जिस टाइम हम लोग छोटे थे, और उस टाइम तो वाला कल्चर होता था ना कि आप आराम से रात को छत में सो रहे हो, ठंडी हवा आती है, तो इतने सारे आपको ट्विंकलिंग स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस नजर आते थे। अभी भी अगर आप हिल स्टेशंस में जाओ तो देयर यू कैन सी, बहुत आपको अच्छे तरीके से आपको ऑब्जेक्ट स्काई में नजर आएंगे। तो देयर आर पीपल हु कॉन्स्टेंटली वॉच नाइट स्काई, एंड जो रोज नाइट स्काई को ऑब्जर्व कर रहे हैं दे कैन एक्चुअली टेल कि जो कॉन्स्टलेशंस है अपनी जगह बदल रही हैं। और अगर आप उनकी जगह बदल के आप उनको ट्रैक करो ना, अगर आप उनको प्लॉट करते रहो, और अगर आप वो प्लॉटिंग के बाद पूरा उनका पाथ देखो तो वो एक इलिप्टिकल पाथ बनाते हैं। अब एक्चुअली कॉन्स्टलेशंस अपनी जगह नहीं चेंज कर रहे हैं, हम लोग चेंज कर रहे हैं, बिकॉज अर्थ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू द सन। तो हमें लग रहा है कि वो कॉन्स्टलेशंस हिल रहे हैं वहां से, लेकिन अगर आप उनका पूरा पाथ ऑब्जर्व करके देखो तो वो एक पूरा का पूरा इलिप्टिकल ऑर्बिट जो है वो बन जाता है। तो ये जो अपैरेंट मोशन है ये भी अगेन इट इज अ रिजल्ट ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, ये चीज आती है। ठीक है, सो आई थिंक आज हम इतना ही करेंगे, बिकॉज नया टॉपिक पिकअप करने का कोई फायदा नहीं है। Revolution is more important than rotation. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जैसे कि समर स्काई रोटेशन ना हो, रेवोल्यूशन हो तो भी डे एंड नाइट का और समर मतलब सीजंस का मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंस हम बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। हम उसको हम ये फिगर आउट नहीं कर सकते हैं कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। आपकी लाइफ सस्टेनिंग जो थी, जो लाइफ सस्टेनेंस है वो बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट के ऊपर ही डिपेंड करती है। नहीं तो जो डार्कनेस में एरियाज हैं वहां पे आपकी वेजिटेशन नहीं होगी। आपका वाला पॉइंट आया जो आप फोटोसिंथेसिस वाला कह रहे थे, तो वहां पे क्योंकि सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं है, एंड फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है तो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ही नहीं है, आपका फूड चेन का बेसिक गायब है। हाँ, वेजिटेशन हो सकती है जैसे ओशन फ्लोर के ऊपर होती है जो केमिकल प्रोसेसेस से केमिकल सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन वो वाली वेजिटेशन एडिबल है या नहीं है, कितनी लाइफ को सपोर्ट करेगा कितना नहीं करेगा, वी कैन नॉट कमेंट। ठीक है, फिर नाइट टाइम है, टेम्परेचर्स कम है, ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए आपको टेम्परेचर ज्यादा चाहिए होता है। अगेन तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स, यानी कि वर्ल्ड में एक्सप्लोरेशन और जो पॉपुलेशन है वो तो आधे वर्ल्ड के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड होती, वो कितना अजीब सा होता। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। मतलब हम लोग तो सोचते नहीं है इन चीज के बारे में, लेकिन अगर आप इमेजिन करो कि क्या क्या हो सकता था तो फिर तो आपको बहुत सारी वियर्ड चीजें आप इमेजिन कर लोगे कि कितने चेंजेस होंगे। बट एट द एंड ऑफ द डे हर एक चीज का एक अपना सिग्निफिकेंस है। तो जहां पे हमारा इस चीज का सिग्निफिकेंस है रोटेशन का, वहीं पे रेवोल्यूशन का भी एक सिग्निफिकेंस है। बट दिस थिंग इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके ना एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं। एनुअल मार्च ऑफ द जो अर्थ है और जो चेंज ऑफ द सीजन्स है, इससे रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी, पेरिहेलियन, एपीलियन, सोलिस्टिसेस एंड बाकी चीजें, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको आप थोड़ा ढंग से करना। बुक्स तो आपको पता ही है, यू मस्ट बी फॉलोइंग एनसीईआरटी बुक्स +1 +2 की। उसके अलावा एक बुक आप और फॉलो कर सकते हो, दैट इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। मैं उसका नाम आपको मेंशन यहाँ पे कर देती हूँ। द बुक इज सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। राइटर इज गोचेंग लियोंग, जीसी लियोंग। हाँ, जीसी लियोंग।
सो दिस इज अ वंडरफुल बुक. बहुत सीधे सादे शब्दों में बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन्ड फैक्टर्स हैं इसमें, गुड डायग्राम्स. सो 2 बुक्स सफिशिएंट. एक आपकी एनसीईआरटीज, दूसरी है वोचिंग लियोंग. तो जो बेसिक आपका ज्योग्राफी कवरेज है जीएस का, वो इन बुक्स में से आराम से हो जाएगा. आपको इसके अलावा और कोई सोर्स फॉलो करने की भी जरूरत नहीं है. मैम. हाँ जी. Ma'am, in effect of rotation, we talked about tides. So, Yes. ma'am, can we also say that rotation affects direction of wind currents? रोटेशन ऑफ द अर्थ डेफिनेटली इट इम्पैक्ट्स. मैंने आपको बताया ना कि आई मेंशन्ड ओनली फ्यू ऑफ द इफेक्ट्स, मेजर वंस, बट देयर आर मल्टीपल इफेक्ट्स. एंड ऑफ कोर्स rotation of the earth does influence the direction of the winds also. Direction of the winds and direction of the ocean currents, by which means, by means of Coriolis effect. Coriolis effect होता है. This Coriolis effect is primarily because of the rotation of the earth. अब ये Coriolis effect क्या कहता है? Any moving body is deflected towards right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere because of the rotation of the earth. ठीक है? Any moving body is deflected towards right in the northern hemisphere and towards left in the southern hemisphere because of the rotation of the earth. ठीक है? इसको कोरियलिस फोर्स भी कई बार मेंशन कर देते हैं. बेसिकली इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज जस्ट एन इफेक्ट. और ये अर्थ की मूवमेंट के कारण ही होता है, रोटेशन के कारण ही होता है. और जब हम कहते हैं कि एनी मूविंग ऑब्जेक्ट, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट 2 मूविंग ऑब्जेक्ट्स, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स. नंबर 1 विंड्स, क्योंकि विंड्स आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, दे आर मूविंग. एंड देन वी हैव ओशन करेंट्स. जो ओशियन का वाटर है वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थ्रू आउट द ईयर मूव करता रहता है. नॉट द एंटायर ओशन मूव्स, बट उसके बीच में कई सेगमेंट्स हैं जहां पे पानी लगातार किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है. तो जिस टाइम हम उनकी बात करें तो ऑफ कोर्स दे गेट डिफ्लेक्टेड. और डिफ्लेक्शन के कारण उनका ऑलमोस्ट आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको सर्कुलेटरी पैटर्न उनका नजर आता है, स्पेशली इन केस ऑफ ओशन करेंट्स. ये भी जिस टाइम हम ओशनोग्राफी करेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे. इनको हम कहते हैं गायर्स, GYRES, गायर्स. सर्कुलेटरी मोशंस होते हैं. तो ये भी इंपैक्ट है आपका, इफेक्ट है ऑफ अर्थ रोटेशन. गुड पॉइंट. हाँ जी. So, ma'am, another point. Ma'am, so do we also study the Coriolis effect when we are predicting cyclones and water disturbances in areas? See, as far as cyclones are concerned, their path makes a parabola. There are 2 types of cyclones, temperate cyclones and tropical cyclones. So temperate cyclones, we know they always move from west to east. उनका तो फिक्स्ड मोशन है, they have to travel with westerly winds. लेकिन जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनका मूवमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग होता है. they always make a parabola. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उनका मूवमेंट ऐसे होता है, like this. Southern hemisphere में they move like this. तो वो डिपेंड करता है कि वो किस लैटिट्यूड के ऊपर हैं. तो कह सकते हो इनडायरेक्टली यस, इनडायरेक्टली यस. बट क्योंकि हमें डायरेक्टली पता है कि किस लैटिट्यूड में व्हाट वुड बी द मूवमेंट ऑफ द साइक्लोन, तो हम वैसे डिपिक्ट कर देते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं कि विच इज द कोस्ट वेयर इट इज लाइकली टू मेक द लैंडफॉल. जब भी एक साइक्लोन सी को छोड़ के लैंड में आता है तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड लैंडफॉल. तो प्रेडिक्शन इजी हो जाती है. Thank you, ma'am. ओके, वेलकम. और कोई डाउट है? जो सिलेबस है वो इस के हिसाब से जो कंटेंट होगा चैप्टर वाइज जैसे अभी कर रहे हैं सोल्यूशन. हाँ, वो हम एनसीईआरटी वाला फॉलो करेंगे. गोचिंग लियोंग का भी सेम ही पैटर्न है. गोचिंग लियोंग का भी वही पैटर्न है, मतलब कंटेंट ऑलमोस्ट सेम ही है. वी विल स्टार्ट विद फिजिकल ज्योग्राफी फर्स्ट, जिसमें हमने अभी सोलर सिस्टम की बात की. वी टॉक्ड अबाउट अर्थ. अब हम अर्थ के आगे एस्पेक्ट्स पहले लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड रिलेटेड थिंग्स करेंगे. एंड देन वी विल टेक अप your rocks and composition of the earth's crust and उससे related topics.
Once we are done with geomorphological aspect, that is your physical geographic aspect, we will take up climatic aspect, climatology, oceanography discuss करेंगे, और उसके साथ then फिर later on we will shift to human geography, क्योंकि ह्यूमन ज्योग्राफी में कई पॉइंट्स ऐसे आते हैं, आप क्लाइमेटिक कंडीशंस आप बेटर तब अंडरस्टैंड करोगे जब आपको ऑलरेडी बेस क्लियर है. सो दीज आर द बेसिक फंडामेंटल पिलर्स ऑफ ज्योग्राफी व्हिच आर फॉर्म्ड बाय योर जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी, व्हिच विल बी पिकिंग अप फर्स्ट. और बायोज्योग्राफी भी, इकोलॉजी, एनवायरमेंट, उसकी भी बात करेंगे. ह्यूमन ज्योग्राफी हम लास्ट में आएंगे. सो मोर और लेस यू पीपल कैन से दैट यस वी विल बी फॉलोइंग द कंटेंट ऑफ योर एनसीईआरटीज और कोचिंग नोट. उसके हिसाब से विल बी प्रोसीडिंग. Whatever doubts you people have, please note them down. कल की क्लास जिस टाइम स्टार्ट होगी तो उससे पहले हम डाउट्स ही पिकअप करेंगे, एंड वंस डाउट्स आर डन देन आई कैन स्टार्ट विद द फर्दर टॉपिक. ठीक है? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास देन. थैंक यू वेरी मच. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. ओके, बाय.